वेलकम टू जीके क्लासेस। आज है 18 फरवरी 2022 और 18 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे डेली मॉर्निंग में आपको इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, नीति आयोग किसके सहयोग से फिनटेक का मतलब फिनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक ओपन हैकाथॉन को लॉन्च करेगा। तो किसके सहयोग से करेगा? वो करेगा फोन पे के सहयोग से नीति आयोग फिनटेक ओपन हैकाथॉन को लॉन्च करेगा। फिनटेक मतलब फिनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो ये जो फोन पे है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है बेंगलुरु। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु। ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और ये जो फोन पे है ये क्या है? ये एक डिजिटल पेमेंट करने वाली कंपनी है। आप सबको पता होगा कि जो फोन पे है वो डिजिटल पेमेंट करने वाली कंपनी है। और इसका उद्देश्य क्या है? फिनटेक ओपन हैकाथॉन का उद्देश्य ये है कि जो भी इनोवेटर्स हैं उसका जो क्रिएटर है उनको एक अवसर उपलब्ध कराना। जो भी इनोवेटर हैं, क्रिएटर हैं, उनको एक अवसर उपलब्ध कराना उनकी प्रतिभा को दिखाने के लिए। मतलब गेट रेडी टू थिंक। याद रखिएगा, गेट रेडी टू थिंक। तो ये है इसका उद्देश्य। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो इसको लॉन्च कौन करेगा? तो इसको लॉन्च करेगा फोन पे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं जो कि एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो अभी नीति आयोग है, नीति आयोग, तो नीति आयोग का जो पुराना नाम, पहले इसका नाम क्या था? वो था योजना आयोग। याद रखिएगा, नीति आयोग का जो पहले नाम था वो था योजना आयोग और इसकी जो स्थापना है योजना आयोग की वो 1950 में हुई थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी जो कि अब इसका नाम हो गया है नीति आयोग। तो इतना याद रखिएगा। और नीति आयोग का तो मैंने आपको कई बार बताया है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। ये नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब यहां पर नीति आयोग आया है तो इसके द्वारा क्या स्टार्ट किया गया था? तो इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था अटल इनोवेशन, जिसे बोलते हैं अटल नवाचार, अटल इनोवेशन। याद रखिएगा, अटल इनोवेशन ये जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो वो भी नीति आयोग के द्वारा। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि अटल इनोवेशन मिशन किसने प्रारंभ किया? तो वो किया नीति आयोग ने। इतनी सारी बातें याद रखिएगा। और नीति आयोग का मैंने आपको बताया था कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है राजीव कुमार। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार, ये भी मैंने आपको बताया था। और नीति आयोग के सीईओ ये कौन है? तो ये है अमिताभ कांत। याद रखिएगा, अमिताभ कांत। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा, अमिताभ कांत। अब इससे स्टैटिक के भी कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नीति आयोग है वो तो मैंने जो अभी बताया है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, वर्तमान में इसके सीईओ हैं वो कौन है? वो अमिताभ कांत। बट नीति आयोग का अगर ये पूछे कि पहला उपाध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो वो पहला उपाध्यक्ष कौन है? वो है अरविंद पनघड़िया। याद रखिएगा, अरविंद पनघड़िया जो है ये इसके पहले उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया। और नीति आयोग के पहले फर्स्ट जो है सीईओ ये कौन है? ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट सीईओ वो है सिंधु खुल्लर। ये नाम याद रखिएगा, सिंधु खुल्लर। ये जो है ये फर्स्ट सीईओ है। तो मैंने आपको वर्तमान भी बता दिया और पहला भी बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? वो सिडबी, जिसे हिंदी में बोलते हैं
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, या फिर इंग्लिश में स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा जो है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में किसके लिए, महिलाओं के लिए वेस्ट वेल्थ क्रिएशन जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये जो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन है ये इसका उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं, जो भी महिलाएं हैं उनको आजीविका का अवसर उपलब्ध कराना, ताकि इसमें कितनी महिलाएं पहले शामिल होंगी, 50 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएंगी। और जब ये 50 महिलाएं जो है वो ट्रेन हो जाएंगी तो वो आगे और भी महिलाओं को ट्रेनिंग देंगी। यही इसका उद्देश्य है। याद रखिएगा इसका उद्देश्य, कि इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को आजीविका का अवसर उपलब्ध कराना। 50 महिलाओं को पहले इसमें शामिल किया गया है। फिर ये जब 50 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद से जब ये ट्रेन हो जाएंगी तो आगे ये और भी महिलाओं को सिखाएंगी। तो ये इसका उद्देश्य है। तो आपको ये पता होगा कि ये जो सिडबी है, जिसे बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो उद्देश्य है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा वो है लखनऊ में सिडबी का जो है वो हेडक्वार्टर है। और हाल ही में लखनऊ में एक मिसाइल जो है, याद रखिएगा एक मिसाइल, हाल ही में लखनऊ में एक मिसाइल का जो विनिर्माण केंद्र स्थित है वो कौन सी मिसाइल है, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका अभी विनिर्माण केंद्र कहां पर स्थित हुआ है, तो वो है लखनऊ में। ये भी आप याद रखिएगा। और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है, वो भी लखनऊ में है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। कुछ और भी चीजें बताना चाहूंगी, जैसे कि अगर ये पूछे कि ऑपरेशन माई सहेली, ये क्वेश्चन पूछा था आरएस के एग्जाम में, ऑपरेशन माई सहेली, ये क्वेश्चन पूछा था आरएएस के एग्जाम में। ऑपरेशन जो माई सहेली है, ये माई सहेली पहल का संबंध किससे है, किस जोन से है, तो वो है दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन। याद रखिएगा ये जोन याद रखिएगा आप, दक्षिणी पूर्वी जोन से ऑपरेशन माई सहेली पहल का संबंध है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दक्षिणी पूर्वी का, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो ऑपरेशन माई सहेली है इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि रेलवे के द्वारा जो भी महिलाएं हैं उनको सुरक्षित उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। और एक और क्वेश्चन जो आरएस के एग्जाम में पूछा था वो भी बता रही हूं। ये क्वेश्चन पूछा था कि पिंक प्रोटेक्शन जो पिंक प्रोटेक्शन है, इसका जो पिंक प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्ट है वो किस राज्य से संबंधित है, तो वो संबंधित है केरल। ये क्वेश्चन पूछा था कि पिंक प्रोटेक्शन का जो स्टार्ट कहाँ पे किया गया है, तो वो किया गया है केरल में। और ये भी किसके लिए, महिलाओं के लिए। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में लखनऊ में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन जो अकादमी है, ये भी कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है वो लखनऊ में स्थापित की गई। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी कहती हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए कोई भी एक छोटा सा टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है, तो ये कौन से नंबर की है, ये है 70 नंबर की। और ये राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है, तो वो जीता है हरियाणा पुरुष में हरियाणा। और अगर महिला में पूछे तो महिला में
महिला में केरल और पुरुष टीम में किसने खिताब जीता है? तो वो जीता है हरियाणा ने। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और हरियाणा को क्या कहते हैं? हरियाणा को दूध घाट की नगरी, हरियाणा को कहते हैं दूध घाट की नगरी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर है हरियाणा। और अभी हाल ही में एक और प्रतियोगिता जो है भारत ने जीती है, वो कौन सी? वो भी 70 ही नंबर की है, 70 ही नंबर की है। कौन सी? मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो भी भारत ने ही जीता है। और वो किसने जीता है? तो वो जीता है हरनाज संधू। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, हरनाज सिंधु ने जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये चंडीगढ़ की। और ये जो मिस यूनिवर्स हुआ है वो आयोजित कहाँ पर हुआ है? तो वो इजराइल में। ये भी आप याद रखिएगा, इजराइल में। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और कुछ और भी इसके साथ बताऊंगी। जो डूरंड कप है, डूरंड कप, सबसे पहले ये डूरंड कप का संबंध किससे, किस खेल से है? तो वो है फुटबॉल। ये भी एग्जाम में पूछता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है फुटबॉल। और ये किसने जीता? ये जीता है FC गोवा, FC गोवा फुटबॉल क्लब गोवा, इसने जीता है इसका खिताब। और भारत का जो कल भी मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला हेली हब, भारत का पहला हेली हब ये कहां पर स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है गुरुग्राम, हरियाणा में। ये गुरुग्राम, वहां पर भारत का पहला हेली हब जो है वो स्थापित हुआ है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी एक पहली बार हुआ है खेलो इंडिया तीरंदाजी, याद रखिएगा, खेलो इंडिया तीरंदाजी, ये पहली बार हुआ है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया तीरंदाजी गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ है? तो वो भी हरियाणा के सोनीपत में, हरियाणा के सोनीपत में इसका आयोजन हुआ है, पहली बार हुआ है। और इसमें जीता भी कौन? हरियाणा ही इसमें जीता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं समन्वयक का मतलब कोऑर्डिनेटर NMSC नियुक्त किया है? तो वो किसे किया है? वो किया है G अशोक कुमार को। तो भारत का ये पहला है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कोऑर्डिनेटर, वो किसे नियुक्त किया है? वो किया है अशोक कुमार को। और जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ये इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक कुमार। अब अभी जो नए हाल में ही कुछ नए जो नाम आपको याद रखने होंगे, वो महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं, जो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, वो भी याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जो रेलवे बोर्ड के नए महानिदेशक, नए CEO ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को, विनय कुमार त्रिपाठी। जो विनय कुमार त्रिपाठी हैं, ये रेलवे बोर्ड के नए CEO जो है अपॉइंट किए गए हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप ये नाम याद रखिएगा, विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए CEO हैं। और अभी एक और है वीरेंद्र कुमार पठानिया, ये भी नाम याद रखिएगा, वीरेंद्र कुमार पठानिया, ये किसके नियुक्त किए गए हैं? तो वीरेंद्र कुमार पठानिया को इंडियन कोस्ट गार्ड का महानिदेशक, याद रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड का महानिदेशक जो है वीरेंद्र कुमार पठानिया को अपॉइंट किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको इफ्को के बारे में बताया था, इफ्को ये जो है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व का जो पहला नैनो यूरिया, ये आपको मैंने बताया था, इफ्को के ही द्वारा बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसके जो महानिदेशक है वो कौन है? तो वो है दिलीप संघानी। ये सारे नाम याद रखिएगा, ये अभी नए हैं, इसलिए आपको 1-2 बार इसको रिवीजन करना होगा क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा, दिलीप संघानी ये इफ्को के महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और कल मैंने आपको एक और बताया था कि जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत के
मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये कौन है? तो वो है अनंत नागेश्वरन। आर्थिक सलाहकार ये है अनंत नागेश्वरन। ये भी आप नाम याद रखिएगा, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अनंत नागेश्वरन, नागेश्वरन ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन कौन है? वो है अलका मित्तल। अलका मित्तल जो है वो ओएनजीसी की पहली महिला जो है चेयरमैन है। ओएनजीसी का मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो इसकी पहली महिला चेयरमैन कौन है? वो है अलका मित्तल। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने क्रूड का मतलब होता है कच्चा तेल, क्रूड पाम ऑयल के लिए कृषि अवसंरचना विकास उपकार को इंग्लिश में बोलते हैं सेस। विकास उपकार को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगी कि ये जो सेस है, जिसे हिंदी में बोलते हैं उपकर, इसे हिंदी में बोलते हैं उपकर, सेस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेस। इसका क्या मतलब है? ये भी एक तरह का क्या है? टैक्स है। ये भी एक तरह का टैक्स है, बट इसका जो भी धन आएगा, उसका जो धन आएगा उसे एक निश्चित उद्देश्य में ही खर्च करना पड़ेगा। जिस चीज के लिए वो धन आएगा उसी में उसको खर्च करना पड़ेगा, एक निश्चित उद्देश्य के लिए खर्च करना पड़ेगा। ये एक तरह का टैक्स है। और ये जो क्रूड पाम ऑयल है वो क्या होगा? ये क्या है? इस पर भारत जो है, आपको समझा रही है, जो क्रूड पाम ऑयल जो है इस पर भारत जो है एक तरह का सेस लगाता है, एक उपकर लगाता है। और जो भी सेस का जो पैसा है वो कृषि अवसंरचना, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उस पर जो है इस सेस को खर्च किया जाएगा। तो ये इसका मतलब हुआ। और ये जो सेस है इसको हम कहाँ से मंगाते हैं? हम इसे बाहर से मंगाते हैं। और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए इसके कीमत को बढ़ने से रोकने के लिए जो सेस का पैसा है उसे क्या कर दिया गया? उसे कम कर दिया गया है। और ये जो पूरा पैसा है वो केंद्र सरकार के पास जाता है। पूरा पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है। और अभी इसकी कीमत को बढ़ने से रोकने के लिए जो सेस का पैसा है, जो उपकर का जो पैसा है, उसे 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 7.5% से घटाकर 5%। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेस भी एक तरह का टैक्स है, बट इसका जो भी पैसा आता है वो एक निश्चित उद्देश्य में ही खर्च करना पड़ेगा। और क्रूड पाम ऑयल पे भारत इस पर एक सेस लगाता है, और जो सेस का पैसा है वो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा, और इसको हम बाहर से मंगाते हैं। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अभी जो रेपो रेट है ये भी याद रखिएगा। रेपो रेट ये कितनी परसेंट है? 4%। और रेपो रेट जो है वो हमेशा जो है अधिक होगी किससे? रिवर्स रेपो रेट पे। और रेपो रेट एक तरह का क्या है? पॉलिसी रेट। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा, ये एक तरह का पॉलिसी रेट है। और अभी जो क्रिप्टो करेंसी पे जो टैक्स लगाया गया है वो कितना परसेंट? क्रिप्टो करेंसी पे जो अभी टैक्स लगाया गया है कितने की घोषणा की गई है? 30%। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा, इस पे 30% की लगाया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय एपिलेप्सी मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय एपिलेप्सी, जिसे क्या बोलते हैं? मिर्गी, ये कब मनाया जाता है? ये फरवरी के दूसरे सोमवार को। जो फरवरी है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फरवरी के दूसरे सोमवार को एपिलेप्सी मिर्गी दिवस मनाया जाता है। और अभी ये कब मनाया गया है? 14 फरवरी को, 14 फेब को अभी ये एपिलेप्सी दिवस मनाया गया है। और ये कब से स्टार्ट है? तो ये स्टार्ट है 2015 से इसकी शुरुआत की गई। और इसका क्या मतलब होता है? एपिलेप्सी मिर्गी दिवस में जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो भी हमारा ब्रेन मस्तिष्क है, उसका असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर, उसका असामान्य
असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर, ये कर उस टाइम पे जब मिर्गी एपिलेप्सी में जो हमारा मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो असामान्य व्यवहार करती है, इसी वजह से दौरे पड़ने लगते हैं। और इस बीमारी का, एपिलेप्सी बीमारी का, एपिलेप्सी जो है इसका कोई भी उपचार नहीं है, इसका कोई भी उपचार नहीं है। और ये जो बीमारी है ये नॉर्मल है और ये पूरे विश्व में 50 मिलियन लोग जो हैं वो इससे ग्रसित हैं। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फरवरी के दूसरे सोमवार को हम एपिलेप्सी मिर्गी दिवस जो है वो मनाते हैं। अब कुछ और जो डिसीज हैं, कुछ रोग हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर रोग का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका संबंध भी किससे है? ब्रेन से, मस्तिष्क से है। इसमें भूलने की जो बीमारी है वो अल्जाइमर रोग से संबंधित है। पार्किंसन रोग भी जो है वो इसी से संबंधित है, ब्रेन से। ये नाम भी याद रखिएगा, पार्किंसन, ये भी ब्रेन से संबंधित है। ये जो डिसीज है ये भी ब्रेन से संबंधित है। और एक हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया, इसे जो है शाही रोग कहा जाता है। क्योंकि ये जो ब्रिटेन की महारानी है उनको हुआ था, इसलिए इसको शाही रोग कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग वो नहीं जमता है। इसको बोलते हैं रक्त का थक्का जो है इस बीमारी में नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। तो ये है हीमोफीलिया, इसे शाही रोग, और ये अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक है, अनुवांशिक रोग है, ये अनुवांशिक रोग है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो डाउन सिंड्रोम है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है साइंस में। डाउन सिंड्रोम, जो डाउन सिंड्रोम है ये क्या है? डाउन सिंड्रोम 21वां जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, 21वां जो क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र है, इसकी ट्रायोसोमी से, इसी की ट्रायोसोमी से ये डाउन सिंड्रोम जो है वो होता है। ट्रायोसोमी 21वां जो गुणसूत्र है, 21वां जो क्रोमोसोम्स है, उसकी ट्रायोसोमी से डाउन सिंड्रोम जो है होता है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप, क्विट टोबैको ऐप, ये लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? WHO ने, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसने ही हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप, क्विट टोबैको ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो क्विट टोबैको है, क्विट टोबैको जो ऐप है, इससे क्या होगा? ये जो है कमिट टू क्विट अभियान का हिस्सा है, याद रखिएगा। ये किसका हिस्सा है? ये कमिट टू क्विट, कमिट टू क्विट, इसी अभियान का ये हिस्सा है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और ये जो अभी मैंने आपको बताया कि क्विट टोबैको ऐप है, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें तंबाकू को छोड़ने के तरीके इसमें बताए जाएंगे। किसके तरीके बताए जाएंगे? तंबाकू को छोड़ने के तरीके, तंबाकू को छोड़ने के तरीके जो है वो इसमें बताए जाएंगे। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में कुछ ऐप जो है वो भी लॉन्च किए गए हैं। वो कौन सा है? तो वो है, आगे बता रही हूं, जो सारथी ऐप, एक ऐप है सारथी ऐप। इस सारथी ऐप में, इसमें क्या किया गया? इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है सेबी ने, इसे लॉन्च किया सेबी ने। सेबी का मतलब सिक्योर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये क्या करता है सारथी ऐप? ये शेयर मार्केट के प्रति जागरूक पैदा करना, इसका उद्देश्य है जो भी शेयर मार्केट है उसके प्रति जागरूक पैदा करना, जागरूक को बढ़ाना। तो ये इसका उद्देश्य है। अब चलिए WHO जो है उससे हम कुछ फैक्ट देखते हैं। जो WHO है, मैंने आपको बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और इसका जो WHO का जो स्थापना है वो कब हुआ था? वो 7 अप्रैल, याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस,
ये इसके अध्यक्ष हैं। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? जो नव भारत साक्षरता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड जो इंटरव्यू या एग्जाम उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को अभी मंजूरी मिल गई है और इसमें NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, नई शिक्षा नीति, उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। और इसका क्या मतलब है, ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है इसमें जिनकी भी उम्र 15 वर्ष से अधिक होगी, जिनकी भी उम्र 15 वर्ष से अधिक है वो सब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसे कितने वर्ष तक चलाया जाएगा? तो 2022 से 27 5 साल तक के लिए ये चलेगा। और इसमें कितना पैसा खर्च होगा? तो इसमें होगा 1037 करोड़। 1037 करोड़ जो है पैसे इसमें खर्च होंगे। और इसे 16 फरवरी 2022 को मंजूरी दे दी गई है। 16 फरवरी 2022 को इसको मंजूरी दी गई है। और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो एडल्ट एजुकेशन इसका जो नाम है इसे समाप्त कर दिया गया है। और इसके नाम की जगह पर कौन सा नाम, नया नाम आया है चेंज करके, वो आया है एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल ये आया है। तो याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है एडल्ट एजुकेशन का जो नाम है उसको समाप्त कर दिया गया। इसके जगह पे जो इसका नाम है उसको चेंज करके क्या आया है? एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल। और ये अब इसका क्या उद्देश्य है, ये क्या करेगा? जो भी अब इसका काम है कि साक्षर बनाना इसका उद्देश्य नहीं है, मतलब लिटरेट साक्षर बनाना इसका उद्देश्य नहीं है। इसका काम होगा जागरूक, अवेयर बनाना इसका उद्देश्य होगा, जिसमें जागरूक बनाना, अवेयर करना, व्यावसायिक शिक्षा देना, इंडस्ट्रियल एजुकेशन देना, वित्तीय शिक्षा देना, फिनेंशियल एजुकेशन देना, स्किल डेवलपमेंट करना, ये सब इसका उद्देश्य है। मतलब कि केवल पढ़ाना नहीं, इसका मतलब कि केवल अब पढ़ाना नहीं, क्या होगा? अब होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। याद रखिएगा, होलिस्टिक का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। होलिस्टिक डेवलपमेंट करना ये इसका मेन उद्देश्य होगा। और इसी का होलिस्टिक डेवलपमेंट का ही जो जिक्र है वो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी किया गया है। और ये जो नव साक्षरता कार्यक्रम है ये क्या होगा? ये ऑनलाइन होगा। और इसको किसके द्वारा ये शुरू होगा? तो जो स्वयं सेवक हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा इसका मतलब। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दी है, ये भी सही है। यह वर्ष 2022 से 27 तक की अवधि के लिए लागू होगा, ये भी सही है। इस कार्यक्रम का अनुमानित कुल जो खर्चा है वो कितना होगा? 1037 करोड़। और यह 12 वर्ष, 12 नहीं, ये होगा 15 वर्ष से अधिक। ये इसका रॉन्ग। तो इसका सही आंसर इसमें से कौन सा सही नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, नव भारत साक्षरता जो कार्यक्रम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और कुछ और जो स्टार्ट हुआ था अभी, जो प्रोजेक्ट 100, ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है। प्रोजेक्ट 100 ये भी शिक्षा से संबंधित है। और ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? त्रिपुरा में। ये त्रिपुरा में स्टार्ट किया गया था। तो आप इतनी सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 17 फरवरी 2022 को किस देश ने हमास का मतलब क्या होता है कि जो गाजा पट्टी है उसमें जो रहने वाले जो समुदाय हैं, गाजा पट्टी में जो रहने वाले समुदाय हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हमास। तो हमास को आतंकवादी समूह घोषित करने का निर्णय लिया है। किस देश ने हमास को आतंकवादी समूह घोषित करने का निर्णय लिया है? तो वो किसने लिया है? ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि जो ये हमास है ये सीरिया युद्ध में ये शामिल है, इसलिए इसको आतंकवादी समूह घोषित करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और अभी कल भी मैंने आपको बताया था कि जो ये एरो 3 है, एरो
3। ये क्या है? ये एक डिफेंस मिसाइल है और ये कहाँ का है? ये है इजराइल का। याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं, ये डिफेंस की एरो 3 क्या है? तो ये एक बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल है और ये कहाँ का है? ये है इजराइल का। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और क्वेड, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेड में कुल कितने देश शामिल हैं? तो वो हैं 4। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका एंड इंडिया। और है इंडिया, यहां पे लिख देती हूं, इंडिया। और इन चारों के द्वारा कौन सी एक्सरसाइज की जा रही है? तो वो की जा रही है मालाबार एक्सरसाइज। याद रखिएगा, मालाबार एक्सरसाइज। तो क्वेड में कुल 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका एंड इंडिया। और इन चारों के द्वारा मालाबार जो एक्सरसाइज है वो इन चारों के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज होती है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। 15 फरवरी 2022 को किसने डार्क थॉन, इसका क्या मतलब होता है? जो ये डार्क थॉन है, ये एक ऐसी साइट्स हैं कि जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है, जो गुमनाम होती हैं। और इन साइट्स का पता लगाना, जो डार्क थॉन है, इनको बोलते हैं कि ये गुमनाम होती है, जिसका पता नहीं किसी को होता है, इसे बोलते हैं डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया है। तो वो किसने किया है? वो किया है NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके द्वारा इसको डार्क थॉन का आयोजन किया गया है। और NCB, इसकी स्थापना होती है 1986 में। 1986 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये NCB जो है वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है। और डार्क थॉन मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक ऐसी साइट है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, जो गुमनाम होता है। और इन साइट्स का पता लगाना, जो नशीले पदार्थ हैं उनकी सप्लाई चेन को तोड़ना, इसको बोलते हैं डार्क थॉन। और इसके NCB के हेड कौन है? NCB के हेड कौन है अभी वर्तमान में? वो है सत्यनारायण प्रधान। ये अभी जो है वर्तमान में इसके हेड हैं। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और डार्क थॉन का भी मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो ड्रग्स हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उनकी सप्लाई चेन को तोड़ना, ये इसका पूरा मतलब हुआ। तो आप याद रखिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और DRDO, इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958। ये मैंने आपको बताया भी था, 1958 को इसकी स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं सतीश रेड्डी, ये इसके अध्यक्ष हैं। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और इसरो की स्थापना कब होती है? इसरो की जो स्थापना है वो कब होती है? वो होती है 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वो है S सोमनाथ। ये नाम याद रखिएगा, ये वर्तमान में है S सोमनाथ, इसरो के चेयरमैन है। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है ऑपरेशन परिवर्तन। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था। ऑपरेशन जो परिवर्तन है, ऑपरेशन परिवर्तन, ये किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है? किस राज्य के द्वारा? ये मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा ये जो ऑपरेशन परिवर्तन है आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। किसको रोकने के लिए? जो गांजा है उसको रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वो है जगनमोहन रेड्डी। तो ये था आज का पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे स्टडी से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे जरूर शेयर किया करो,
तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित रूप में हेल्प मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियोस मिलती रहें। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।